नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा जो आपका आगामी एग्ज़ाम है। साथियों, हम आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण और हिंदी मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी आगामी एग्ज़ाम सीटेट, टेट और जो केवीएस एनवीएस जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, और ज़्यादातर जिस भी एग्ज़ाम्स में आते हैं वो सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। हिंदी भाषा से भी रिलेटेड हैं प्रश्न इसमें साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। काव्य में प्रकृति चित्रण किस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी छायावाद और ऑप्शन सी वीर गाथा काल, ऑप्शन डी नवगीत। तो काव्य में प्रकृति चित्रण किस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है? तो साथियों ये है आपकी प्रकृति चित्रण, यानी प्रकृति चित्रण आपके कौन से उसमें किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका छायावादी युग में। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा छायावाद। यानी काव्य में प्रकृति चित्रण किस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है? तो छायावाद की। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 2। अपादान कारक मुख्यतः किस अर्थ को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए सामग्री, ऑप्शन बी अलगाव या वियोग, ऑप्शन सी करण और ऑप्शन डी अधिकरण। तो अपादान कारक मुख्यतः किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो साथियों अपादान मतलब किसी चीज़ से अलग होना, अलगाव होना, तो वियोग होना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलगाव या वियोग। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? ऑप्शन ए छंदबद्ध सौंदर्य, ऑप्शन बी मुहावरेदारी, ऑप्शन सी तथ्यपरक अभिव्यक्ति और ऑप्शन डी अलंकारिक शोभा। तो गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? किसी भी चीज़ को तथ्यपरक कोई चीज़ें पहुंचाना समाज तक, यही है गद्य का मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही जवाब तथ्यपरक अभिव्यक्ति। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 4। बाल भाषा अधिगम में ओवर जनरलाइजेशन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सही भाषा प्रयोग, ऑप्शन बी भाषाई त्रुटि और ऑप्शन सी उच्चारण सुधार और ऑप्शन डी लेखन प्रक्रिया। तो बाल भाषा अधिगम में ओवर जनरलाइजेशन क्या है ये आपको बताना है। ये इंग्लिश में भी पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द ओवर जनरलाइजेशन इन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो ये आपको बताना है कि एरर ऑफ लैंग्वेज, तो यानी भाषाई त्रुटि। तो इसका सही जवाब होगा बाल भाषा अधिगम में ओवर जनरलाइजेशन किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा भाषाई त्रुटि। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका अध्ययन जारी रहे और आप अपने एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकें। मेरा उद्देश्य रहता है आपको 15 से 20 मिनट में अच्छे प्रश्नों का यहाँ पे जो सेट है वो मैं आपको हल करा सकूँ, जो आपके आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। उपमान और उपमेय किस अलंकार के मुख्य घटक हैं? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी यमक। तो उपमान और उपमेय किस अलंकार के मुख्य घटक हैं? तो साथियों उपमान और उपमेय किस में व्यक्त किए जाते हैं? यानी उपमेय में उपमान की परिकल्पना की जाती है। तो कौन सा अलंकार होता है? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी उपमा अलंकार होता है, ये आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 6। काव्य में रस निष्पत्ति का आधार क्या है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी शब्द सज्जा, ऑप्शन सी स्थायी भाव और ऑप्शन डी ध्वनि। तो काव्य में रस निष्पत्ति का आधार क्या माना जाता है? तो उसमें रस निष्पत्ति क्या है? स्थायी भाव। तो इसका सही जवाब होगा आपका साथियों स्थायी भाव, ऑप्शन सी क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7। काव्य में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन बी भामह, ऑप्शन सी मम्मट और ऑप्शन डी पिंगल। तो काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये कौन है साथियों? तो आनंदवर्धन जी को काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा आनंदवर्धन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8। हिंदी में रस सिद्धांत का क्रम क्या माना जाता है? ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ऑप्शन बी अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव और ऑप्शन सी स्थायी भाव, विभाव, रस और ऑप्शन डी रस, विभाव, अनुभाव। तो यहाँ पे रस सिद्धांत का क्रम क्या सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9।
कठिन ध्वनियों का अभ्यास किस भाषा कौशल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पठन कौशल, ऑप्शन बी लेखन कौशल, ऑप्शन सी श्रवण कौशल, ऑप्शन डी वाचन कौशल। तो कठिन ध्वनियों का अभ्यास किस भाषा कौशल के अंतर्गत आता है? तो क्या कठिन ध्वनियों से किस चीज़ का अभ्यास कराया जा रहा है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा वाचन कौशल, यानी बोलने के तरीकों को सही किया जाता है, कठिन ध्वनियों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा कराया जाता है। तो ये आता है कठिन ध्वनियों का अभ्यास किस भाषा कौशल के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब होगा वाचन कौशल। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। कविता में अतिशयोक्ति का प्रयोग किस अलंकार का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति और ऑप्शन डी श्लेष। तो कविता में अतिशयोक्ति का प्रयोग किस अलंकार का प्रमुख लक्षण है? तो ये आपको बताना है कि अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति मतलब वही किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर, तो अतिशयोक्त अलंकार में ही इसका प्रमुख लक्षण है, तो अतिशयोक्ति इसका जवाब होगा। कविता में अतिशयोक्ति का प्रयोग किस अलंकार का प्रमुख लक्षण है? तो अतिशयोक्त अलंकार, ये ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। वाच्य परिवर्तन में कृत्य वाच्य से कर्म वाच्य करते समय मुख्य रूप से किस तत्व में परिवर्तन किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी कर्ता और ऑप्शन सी कर्म और ऑप्शन डी विशेषण। तो वाच्य परिवर्तन में कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य करते समय मुख्य रूप से किस तत्व में परिवर्तन किया जाता है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा क्रिया बदलती है, यानी कि आपने पढ़ा ही होगा इंग्लिश में भी, आप जब एक्टिवाइज पैसिवाइज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है थर्ड फॉर्म में, तो ही है क्रिया में ही परिवर्तन होता है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, क्रिया में परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। उपन्यास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भूधर भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र और ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। तो उपन्यास का पिता किसे कहा जाता है साथियों? तो ये किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। ध्वनियों के उच्चारण स्थान का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी ध्वनि विज्ञान, ऑप्शन सी शब्दार्थ शास्त्र और ऑप्शन डी वाक्य विन्यास। तो ध्वनियों के उच्चारण स्थान का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है आपका ध्वनि विज्ञान में। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा साथियों, सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 14। विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अर्थ समान, ऑप्शन बी अर्थ विपरीत और ऑप्शन सी अर्थ अस्पष्ट, ऑप्शन डी अर्थ बहुवचन। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं साथियों? जिसका अर्थ क्या हो, विपरीत हो। तो यही आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थ विपरीत। अगले प्रश्न पर आते साथियों, प्रश्न नंबर 15। हिंदी का मानक रूप मुख्यतः किस पर आधारित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बुंदेली। तो हिंदी का मानक रूप जो है मुख्यतः किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये किस पर आधारित है? खड़ी बोली पर। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। तो साथियों को वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, अच्छा बुरा खराब जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आपको अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। अलंकार को काव्य का भूषण किसने कहा है? तो ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन सी भामह और ऑप्शन डी आनंदवर्धन जी ने। तो अलंकार को काव्य का भूषण किसने कहा है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो साथियों किसने कहा है? भामह ने कहा है अलंकार को काव्य का भूषण। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17। भाषा शिक्षण में साइलेंट रीडिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तेज पढ़ना, ऑप्शन बी अर्थ ग्रहण और समझ, ऑप्शन सी उच्चारण सुधार और ऑप्शन डी रटना। तो भाषा शिक्षण में साइलेंट रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थ समझना और उसको ग्रहण करना। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब, अर्थ ग्रहण और समझ। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 18। शब्द के मूल रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी मूल शब्द और ऑप्शन डी उपसर्ग। तो शब्द के मूल रूप को क्या कहा जाता है साथियों? तो इसको कहते हैं मूल शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। व्याकरण की दृष्टि से कर्म किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो कार्य करता है, ऑप्शन बी जिस पर कार्य होता है, ऑप्शन सी जो कार्य रोकता है और ऑप्शन डी जो भाव दर्शाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से कर्म किसे कहते हैं? जिस पर कार्य किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जिस पर कार्य होता है उसे कहते हैं कर्म। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। एक शब्द के लिए वाक्यांश जो शब्द से परे हो का उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अप्रकट, ऑप्शन बी अतुल्य, ऑप्शन सी अगम्य, ऑप्शन डी अलभ्य। तो एक शब्द के लिए वाक्यांश यानी एक शब्द के लिए आपको बताना है इसमें शब्द का वाक्यांश क्या होगा, जो शब्द से परे हो का उपयुक्त शब्द क्या है, यानी कि जो अस्पष्ट हो, समझ में ना आए, अप्रकट हो। तो इसका सही जवाब होगा आपका साथियों ऑप्शन ए अप्रकट। ठीक है।
क्योंकि अगम में जहाँ जाया ना जा सके, अलभ्य जो प्राप्त न हो आसानी से, तुल्य जो मतलब जिसकी तुलना न हो, तो यहाँ पे अप्रकृत ही क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21, परोक्ष वाच्य का उदाहरण कौन सा है? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए, मैंने उसे देखा। ऑप्शन बी, उसने कहा कि वह आएगा। और ऑप्शन सी, राम फल खा रहा है। और ऑप्शन डी, वह विद्यालय गया। तो यहाँ पे परोक्ष वाच्य की बात की जा रही, घुमा के पूछा जा रहा है आपसे, तो परोक्ष वाच्य का उदाहरण कौन सा है साथियों? तो इसका सही जवाब, उसने कहा कि वह आएगा, यानी इनडायरेक्ट आपसे कहा जा रहा है, डायरेक्ट नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसे देखा ये भी डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष रूप से। राम फल खा रहा है प्रत्यक्ष रूप से, वह विद्यालय गया प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से आपका कौन है? उसने कहा कि वह आएगा। ही सेड दैट ही विल क्या है, कम, ही वुड कम। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आपसे परोक्ष वाक्य। तो यहाँ पे आपका बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, उसने कहा कि वह आएगा, यही परोक्ष वाच्य है। प्रश्न नंबर 22, काव्य में रस, रहस्य और कल्पना की प्रधानता किस काव्य धारा की विशेषता है? आपका ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी रीतिवाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद और ऑप्शन डी नवगीत। तो काव्य में रहस्य और कल्पना की प्रधानता किस काव्य धारा की विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए छायावाद, ये आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 23, भाषा के किस रूप में भावात्मक अभिव्यक्ति मुख्य होती है? ऑप्शन ए सूचनात्मक भाषा, ऑप्शन बी व्यावहारिक भाषा और ऑप्शन सी साहित्यिक भाषा, ऑप्शन डी तथ्यात्मक भाषा। तो भाषा के किस रूप में भावात्मक अभिव्यक्ति मुख्य होती है? तो यहाँ पे भावात्मक की बात की जा रही है, तो किस में होती जा रही है इस बात साथियों? साहित्यिक भाषा में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी साहित्यिक भाषा। प्रश्न नंबर 24, जिससे कार्य होने में सहायता मिले वह कारक कौन सा है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक और ऑप्शन डी अपादान कारक। जिससे कार्य होने में सहायता मिले, ठीक है, वो आपसे पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका करण कारक, यानी कि जिसकी वजह से सहायता मिले वही आपका क्या होता है, करण कारक होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा करण कारक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25, रचनात्मक लेखन में कौन सा तत्व अनिवार्य है? ऑप्शन ए कल्पना शक्ति, ऑप्शन बी लंबाई और ऑप्शन सी कठिन शब्द और ऑप्शन डी नियमबद्धता। तो रचनात्मक लेखन में कौन सा तत्व अनिवार्य है कि आपकी कितनी अच्छी कल्पना शक्ति है, यही है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए कल्पना शक्ति। प्रश्न नंबर 26, समानार्थक शब्दों की पहचान किस लिए जरूरी है? ऑप्शन ए व्याकरण सुधार, ऑप्शन बी अर्थ विस्तार और शैली सुधार, ऑप्शन सी वर्तनी सुधार और ऑप्शन डी क्रिया चयन। तो समानार्थक शब्दों की पहचान किस लिए जरूरी है, कैसे, क्यों जरूरी? तो अर्थ विस्तार और शैली सुधार के लिए ही समानार्थक शब्दों की पहचान जरूरी है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अर्थ विस्तार और शैली सुधार। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 27, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की त्रुटियां किसका संकेत देती हैं? ऑप्शन ए अज्ञानता, ऑप्शन बी ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया और ऑप्शन सी अयोग्यता, ऑप्शन डी अभ्यास की कमी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की त्रुटियां किसका संकेत देती हैं, ये आपको बताना है। तो किसकी? तो ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, अगर बच्चे एक्टिव हैं तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो ये इसका सही जवाब है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया में बच्चे की त्रुटियां, ये इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका संकेत है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं, शिक्षण में विस्तारवादी विधि यानी एक्सपेंसिव मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अर्थ विस्तार, ऑप्शन बी शब्द रटना, ऑप्शन सी यांत्रिक भाषा और ऑप्शन डी केवल व्याकरण। तो शिक्षण में विस्तारवादी विधि यानी एक्सपेंसिव मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, विस्तारवादी के बारे में बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब होगा आपका अर्थ विस्तार। तो यही आपका सही जवाब होगा अर्थ विस्तार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 पर आते हैं, क्रिया के मुख्य भेद माने जाते हैं, कितने मुख्य भेद माने जाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन सी डी 6। तो क्रिया के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? मुख्य यहाँ पे कहा है साथियों, तो मुख्य तो 2 ही भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे 2 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। होने को तो लगभग 5 क्रियाएँ होती हैं, जैसे सकर्मक हो गई आपकी, अकर्मक हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई, इस तरह से लगभग 5 होती हैं। तो क्रिया के कितने मुख्य यहाँ पे पूछा जाए तो आप आंसर देंगे 2। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
और आपका अध्ययन जारी रहेगा, 100% आप सफलता प्राप्त करेंगे। मेरा ये आपको पूरा 100% एश्योरेंस है। अगर आप यहाँ से वीडियो डेली आप देखते रहेंगे और अपना किताबों से अध्ययन करते रहेंगे तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है साथियों। तो आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, शब्द समूह जो पूर्ण अर्थ ना दे किसे कहा जाता है? वाक्य को, ऑप्शन बी उपवाक्य, ऑप्शन सी वाक्यांश और ऑप्शन डी पद। तो जो शब्द समूह हो जो पूर्ण अर्थ ना दे वो वाक्य तो होते ही है, उपवाक्य भी में उसमें अर्थ स्पष्ट मिलता है, पद में भी मिल जाता है, लेकिन वाक्यांश जो होता है किसी एक शब्द पूरे वाक्य का एक अंश, उससे नहीं पूरा शब्द अर्थ पता चलता। तो ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। शब्द समूह जो पूर्ण अर्थ ना दे उसे कहा जाता है वाक्यांश। तो ये रहे साथियों आज के 30 अति महत्वपूर्ण हिंदी के आपके प्रश्न। मैं आपको 15 से 20 मिनट के अंतराल में मैं करा देता हूँ, जिससे आपको ये कंठस्थ हो जाए 102 बार अगर आप देख लेते हैं तो। धन्यवाद साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।